नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एविशन आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के बारे में। आप लोग जानते ही होंगे कि 2023 में यूपीएससी सीसेट का जो एग्जाम आया था बहुत टफ आया था उसका क्वेश्चन पेपर। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं अदनान सर से हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स का कैसे तैयारी किया जा सकता है और 2024 में जो सीसेट एग्जाम है उसकी तैयारी भी कैसे किया जा सकता है, उसका अप्रोच भी हम कैसे ले। तो सर पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सेट में आए और बच्चों के लिए आप इतने बड़े काम कर रहे हैं। पिछले दिनों में हम देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी बता चुके हैं यूपीएससी के बारे में, कैसे अप्रोच लिया जाता है, कैसे तैयारी किया जाता है। तो सर आपको क्या लगता है सर, पिछली बार 2023 में जो सीसेट का एग्जाम आया था, पेपर आया था, बहुत टफ हुआ था, तो उसमें बच्चों का क्या अप्रोच रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू एविजन आईएएस पॉडकास्ट। और लास्ट हमारा जो पॉडकास्ट हुआ था तो कई सारा डिफरेंट सिनेरियोस को लेके पॉडकास्ट किए थे हम लोग, लाइक यूपीएससी एस्पायरेंट्स को लेके स्पेशली। और जब एक तैयारी होता है तो उसमें बहुत सारे हर्डल्स आता है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सके। आज का हमारा जो सेशन है जिसमें आपने जो क्वेश्चंस किया सीसेट को लेकर के, लाइक जी सर, देखिए ये हम भी मानते हैं और मेरे जैसे जितने भी फैकल्टीज मेंबर है भारत में वो भी ये मानते हैं कि 2023 का जो सीसेट का पेपर हुआ था वो वन ऑफ द टफेस्ट सीसेट का पेपर हुआ था, सबसे पहली बात। और अभी क्या था कि आपका 14 फेब को यूपीएससी का जो है आपका नोटिफिकेशन आया प्रीलिम्स के पेपर्स का, और 5 मार्च को जो है उसका एंडिंग डेट है। 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है वो 26 मई को वो होने वाला है जी। और मैंने इससे पहले भी पॉडकास्ट में ये शेयर किया था कि एक दिन में 2 पेपर होता है। मॉर्निंग का जो शिफ्ट है वो आपका जीएस का पेपर है और 2:30 बजे का जो पेपर होता है सेकेंड शिफ्ट में वो आपका सीसेट का पेपर होता है नॉर्मल। अब यहाँ पर पहला आपका जो सवाल है कि सीसेट का जो पेपर है जो टफेस्ट आया था, वन ऑफ द टफेस्ट हम मानते हैं और सभी लोग मानते हैं, उसको कैसे मतलब क्या प्लान किया जाए और कैसे पढ़ा जाए ताकि इस बार के प्रीलिम्स में सीसेट जो है किसी का ना रोके। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे जो नए व्यूवर्स होंगे उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, और जो पुराने हैं उनको तो ऑलरेडी आइडिया होगा, जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट ये मैसेज है कि जनरली सीसेट का जो पेपर है यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में वो एक क्वालिफाइंग पेपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन है और लगभग 200 मार्क्स है। दैट मीन्स के हर क्वेश्चन का 2.5 नंबर मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसमें 33% मतलब कि लगभग आपका 66 नंबर जो है लगभग लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। और अभी तक का जो ट्रेंड्स देखा गया है तो पहले क्या था कि कॉम्प्रिहेंशन और आपका रीजनिंग का सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता था। लेकिन अभी राइट नाउ जो ट्रेंडिंग देखा गया है वो आपका मैथ्स से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, मैथमेटिक्स से। अच्छा। यानी ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चलें कि टोटल 80 क्वेश्चन है तो लगभग उसका 50% लगभग आपका 40 क्वेश्चन के आसपास वो मैथमेटिक्स से जो है क्वेश्चन पूछा गया। और मेरा ये मानना है कि सिविल सर्विस के पेपर्स में इतना ज़्यादा मैथ्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। लाइक आपको एक नॉर्मल डेटा एनालिसिस आना चाहिए, डेटा एफिशिएंसी का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देन इसके बाद नॉर्मल जो न्यूमेरिकल्स एबिलिटी होता है वो नॉर्मल कैलकुलेशन होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि जो बड़े बड़े रिनॉन्ड यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में भी जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनका भी जो है सीसेट पेपर नहीं हो पाया 2023 में। मतलब इतना टफ हुआ था? हाँ, इतना ज़्यादा टफेस्ट पेपर बना। और कई सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने रिव्यू दिया, लाइक आईआईटी से जो बच्चे थे जिन्होंने बीटेक किया है, बहुत सारे बच्चे जो अटेम्प्ट देते हैं सिविल सर्विसेज का जी। तो होता ऐसा है कि एक क्वेश्चंस का अगर हम थोड़ा वैल्यूएशन बनाए कि उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, जनरली 2 घंटा का टाइम मिलता है 80 क्वेश्चंस के लिए। तो जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था मैथ्स में 2 से 2.5 मिनट में, वो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा था 8-8 मिनट में। तो इस बार 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ तो यूपीएससी ने कहीं ना कहीं इस मैटर्स पे जो है चूक किया है। हम ये नहीं बोलेंगे कि यूपीएससी ऐसा करता है, लेकिन हाँ इस मैटर्स पे तो कंसर्न करना ही होगा। बिकॉज देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ पेपर्स की वजह से जो अच्छे बच्चे जो फिल्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं इस पार्टिकुलर मतलब के डिजास्टर्स की वजह से वो रह जाते हैं नॉर्मल। तो ऐसा नहीं होना मतलब के चाहिए था। और कई सारे फैकल्टीज का जब रिव्यूज भी आया सीसेट को लेकर के तो काफ़ी जो है मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट था। और उसके साथ साथ मतलब ये सीसेट के टफ को लेकर, सीसेट पेपर्स के हाँ टफ पेपर को लेकर के कई सारे बच्चे पिटीशन भी फाइल किए थे सीएटी में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। वहाँ पर भी जो है लोगों का यही डिमांड था कि इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा टफ है। तो अब देखिए नॉर्मल क्या है कि अब आपका जैसे क्वेश्चन है कि अगला जो हमारा प्रीलिम्स है तो उसमें सीसेट को कैसे ध्यान में रखा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा
स्मार्ट वे से जो तैयारी कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल अलर्ट हो गए 2023 के पेपर्स को देख करके। जनरली देखिए मैथ्स में इश्यूज ज़्यादातर किनको होता है ये भी देखना ज़रूरी है बहुत। तो मेरा ये मानना है और बहुत सारी और भी जो रिव्यूज़ हमारे पास आया कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब जनरली उनका बिल्कुल सही नहीं होता है, कई बार जो है कॉमर्स बैकग्राउंड का भी सही नहीं होता है, लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव से हम आपको बता रहे हैं कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो मैथ्स से थोड़ा बहुत डरते हैं, थोड़ा बहुत जो है तो सही है सर। हाँ, थोड़ा बहुत डरते हैं। और कहीं ना कहीं सिविल सर्विस पेपर में क्या है कि जनरल स्टडीज का जो पार्ट है, लाइक ह्यूमैनिटीज का जो पेपर है जिसको हम लोग सिविक्स बोल सकते हैं, जैसे लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जनरली ये सारी जो सब्जेक्ट, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्या समझे। तो अब यहाँ पर सिंपल यही प्लान होना चाहिए कि आपका 26 मई को जो एग्जामिनेशन होने वाला है, मतलब आज से करीबन 100 दिन के आसपास, हाँ लगभग 100 डेज का आसपास का जो भी मामला है, तो इसमें सीसैट का बेस्ट अप्रोच यही होना चाहिए। अभी का जो भी मामला, जो भी बचा हुआ है टाइमिंग, हालांकि बच्चे जो भी हैं वो अलर्ट हो चुके थे पहले से ही, तो उन्होंने जो है अपना तैयारी करना शुरू कर चुके थे, प्रैक्टिसेस करना शुरू कर चुके थे। आपको सिंपल माइंड में यही रखना है कि हमको इस पेपर में क्वालिफाई करना है, हमको टॉप नहीं करना है। और जनरली क्या होता है कि हम हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में निगेटिव में चले जाते हैं और वहाँ से हमें लॉसेस होना शुरू हो जाता है। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है उन बच्चों को जो इस बार का प्रीलिम्स देंगे 2024 में, और स्पेशली सीसैट को लेकर के, कि अगर आपको सीसैट जो है अच्छे से निकालना है, मतलब कि बिना कुछ अच्छे से मतलब कि सोचे समझे बस एक अच्छा राइट अप्रोच के थ्रू अगर निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना होगा कि आप पहले चूज़ कर लीजिए कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए सबसे बेस्ट है और उसमें हमको चूकना नहीं है, उसको करना ही करना है मुझे। मतलब एक अच्छा अपना ग्रिप बनाना है अपने फेवरेट में। ऑब्वियसली। अब जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस था मैथ्स को लेकर के, तो लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन, आई थिंक 80 क्वेश्चंस जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से 40 क्वेश्चन के आसपास सीसैट से मैथ्स से पूछा गया है। अच्छा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स से डरेंगे, तो उनको अब जो ग्रिप बनाना है अपना, वो आपका कॉम्प्रिहेंशन और साथ साथ आपका रीजनिंग में बनाना है ग्रिप। ये मतलब दो इंपॉर्टेंट अगर मैं सही समझा तो आप कह रहे हैं कि अपना जो बेस्ट है उसमें अपना ग्रिप बनाना है, और मैथ में जो है वो पास करने के लिए पढ़ना है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि 3 सेक्शन है, हाँ, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरा मैथ्स उतना ज़्यादा सही नहीं है, हाँ, और हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो अभी कुछ दिन का समय है, प्रैक्टिस और कर लीजिए। लेकिन जिन बच्चों को बिल्कुल लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर एक आपका छोटा सा सेफ साइड यही होगा कि आप अपना कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। कहीं ना कहीं आपका कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग से तो क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये हम मानते हैं कि मैथ्स का जो वेटेज है वो पिछले बार बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस बार का देखते हैं क्या होना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना तो बिल्कुल ये भी फिक्स्ड है कि आपका रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको 33% जो है लाना है, ये आपको बार बार याद रखना है। 80 क्वेश्चन मतलब कि 27 से लेके 28 क्वेश्चन आपको राइट करना है। तो कितना भी अगर आप 40 से 45 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आपका सेफ साइड होगा। लाइक कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथ्स का वही क्वेश्चंस कीजिए जो आप उस पे जो है पूरा फुल क्या कह सकते हैं कि आप उसके पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस है कि ये सही है। अगर आप बेसिक क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा मैथ्स का, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपका सेफ साइड बन सकता है। लेकिन अगर आप जहाँ पे ब्लेंडर में फंसिएगा कि हमको पूरा ही अटेम्प्ट करना है, तो वहाँ से प्रॉब्लमैटिक्स होना आ जाएगा, ऑब्वियसली 100% आएगा। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, उसका इवैल्यूएशंस करना है, बेसिक्स जो न्यूमेरेसिस जो रहता है उसके रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है। देन इसके बाद नंबर सिस्टम हो गया, डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, इन चीज़ों का बेसिक्स आपको जानना है। मतलब मैथ को थोड़ा बेसिक अगर अच्छे से कर लेंगे तो हम लोगों के लिए बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा। मतलब उसको पूरा फोकस नहीं करना है। ये पूरा ओवरऑल जेनरिक व्यू नहीं दे रहे सर, ये सिर्फ आज से 100 डे का जो है एक बना रहे रूल्स की, जो बच्चे समझते हैं कि हमारा मैथ अच्छा नहीं है उतना, लेकिन हम लोगों को ये प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो वो ये फॉलो कर सकता है ऑब्वियसली। क्योंकि देखिए अभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें आपको क्या है नॉर्मल के पेपर्स को आपको जो है ना टॉप नहीं करना है इसमें प्रीलिम्स में, आपको जस्ट क्या है सीसैट को क्वालिफाई करना है। और अगर मान लीजिए 33% का क्राइटेरिया है, तो आपके लिए सेफ साइड यही होगा कि 40 से 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जहाँ लगता है कि मैथ्स का पेपर थोड़ा सा अगर टफ है और आप नहीं कर पा रहे हैं,
तो करने के चक्कर में क्या होगा अटेम्प्ट कि आपका जो राइट क्वेश्चन भी है वो भी निगेटिव में चला जाएगा। तो नेगेटिविटीज को थोड़ा सा माइंडसेट में रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ये स्टूडेंट जो है ये यही गलती करते हैं कि सारे एक साथ समेट ले लेते हैं, सारे ट्राई करते हैं, हाँ, स्पेसिफिक कोई जॉनरा नहीं पकड़ता। इसमें दिक्कत आ जाता है कि टॉप करने के चक्कर में क्लियर नहीं हो पाता है बेसिक, राइट सर? और जितने भी जो फ्रेशर हैं जो इस बार फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी थोड़ा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि यूपीएससी अपनी अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशंस के लिए जाना जाता है। काफ़ी रिनाउंड संस्था है, आप सभी को पता है, और एग्जामिनेशन का भी जो लेवल है वो काफ़ी डिफरेंट लेवल पे है। तो जो बच्चे फ्रेशर हैं वो भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो भी एग्जामिनेशन हुआ उसको एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैथ्स थोड़ा सा मेरा वीक है तो आप बेसिक्स जो है अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए, नंबर ऑफ़ टाइम आप मॉक लगाइए, उसके एवेल्यूशंस कीजिए और उसके साथ साथ प्रैक्टिस जितना अच्छे से वो कर पाइए। साथ साथ आपका जो सेफ साइड है उसको लेके चलिए आप। और अगर लगता है कि मैथ्स में कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते तो उसको सॉल्व कर लीजिए। 40 से 45 का अटेम्प्ट कीजिए और बाकी इसमें क्वालिफाई करना है, हमेशा ये माइंडसेट में आपको रखना है। यही मेरा एक छोटा सा सजेशन है उन बच्चों को जो 2024 में प्रीलिम्स का पेपर लिख रहे हैं। ठीक है सर, अब हम बढ़ते हैं दूसरे हमारे क्वेश्चन पे कि जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स का हम कितने वक्त के लिए पढ़े, मतलब पिछले कितने महीने का जनरल स्टडी और जो करंट अफेयर फॉलो किए नेक्स्ट 100 डेज के लिए? मतलब बेसिकली आपका ये कहना है कि आज अगर 17 फरवरी जिस दिन हम लोग पॉडकास्ट ये शूट कर रहे हैं, जी सर, तो अब जो बच्चे जो इस वीडियोस को देखेंगे जब भी ये अपलोड होगा यूट्यूब पे, तो ऐसा मान के हम लोग चलते हैं कि अगला 100 दिन का प्लान क्या होना चाहिए। लाइक 26 मई 2024 में हमारा इस जो एग्जामिनेशन का क्या वो अप्रोच होना चाहिए, ठीक से जिसके रिगार्डिंग ये पेपर मेरा आराम से हो जाए, प्रीलिम्स हो जाए नॉर्मली। देखिए इसमें बहुत सारा कंडीशन है और बहुत सारे बच्चों का मतलब कैटेगरीज भी होता है। अब देखिए जनरली क्या है कि कुछ बच्चे अभी ऐसे भी होंगे जो अभी फॉर्म निकला हुआ है तो वो क्या किया जाएगा कि फॉर्म फिलअप कर देंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिविल सर्विस का फॉर्म डाल देंगे। ऐसा बहुत सारा हम देखे हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते भी हैं, बहुत सारे बच्चों से भी मिलते हैं। जनरली अगर कोई फॉर्म नोटिफिकेशन में आया तो वो फॉर्म फिलअप कर दिए। तो इससे होता क्या है, ये पहला कैटेगरी मैंने आपको बताया, कभी इस पर भी हम लोग पॉडकास्ट करेंगे इन डिटेल्स में। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन में अगर 10 लाख बच्चा फॉर्म फिलअप कर रहा है और उन 10 लाख में मान लीजिए कि 5 से 6 लाख लोग अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो एट द एंड जो आपका मेन कॉम्पिटिटर है वो 14 से 15 हज़ार लोग हैं जो मेंस पेपर लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग कि जो बच्चे मान लीजिए कि सालों भर से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि क्वालिफाई करने के बाद भी, लाइक IRAS या IPS बनने के बाद भी अपना रैंक को इम्प्रूव करने के लिए भी प्रीलिम्स पेपर लिखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखिएगा। तो बहुत सारा कैटेगरी है बच्चों का। मेरा सिंपल सा यहाँ पर अप्रोच है कि वो बच्चे जो जनरली मान लीजिए फरवरी से ही स्टार्ट करें और मई में एग्ज़ाम देना है, तो ट्रस्ट मी इट्स कम्प्लीटली मतलब कह सकते हैं कि बेकार वाला बात मतलब वर्थलेस, हाँ, कोई वैल्यू नहीं है। 3-4 महीना में सिविल सर्विस का तैयारी बिल्कुल नहीं होता है। मतलब बात वही हो गया ना कि हम लोग जो काम कर रहे हैं साल भर से और आप 3 महीना में कर लीजिएगा, तो वो बात आप समझ जाइए हम क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि एक एस्पिरेंट को कितने दिन देना चाहिए यूपीएससी क्लियर करने के लिए, मोटा मोटी सा? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है राइट नाउ हमारे ही सोसाइटी में कि कई सारे बच्चे जो पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक कर चुके हैं। हाँ। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट में निकला है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज है। बट मेरा ये कहना है ना कि यूपीएससी एक तरह का समंदर है, इसको समझने में ही आपको टाइम जाएगा। कोई अगर फॉर्म फिलअप किया नोटिफिकेशन आने के बाद और 3 महीना की तैयारी करके अगर वो प्रीलिम्स देता है, मान लीजिए कि अगर उनका साथ रहा बहुत ज़बरदस्त लेवल पे और तुक्काबाजी में अगर मान लीजिए पेपर हो भी जाता है, तो कहीं ना कहीं मेंस तो नहीं होगा, ये तो पक्का है। क्योंकि फिर वही बात हो गया कि जो ऑलरेडी साल भर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, राइट टाइम पे अपना प्लान बनाए हुए हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आंसर राइटिंग का प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो फिर वो वर्थलेस वाला बात हो गया। तो इस पर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अब हमारा जो 100 डेज का प्लान क्या होना चाहिए, वो बच्चे जो बिल्कुल सीरियस एस्पायरेंट है, और बार बार मैं ये कह रहा हूँ पॉइंट्स को कि हमारा जो रियल कॉम्पिटिटर है वो 14 से 15 हज़ार लोग हैं वो जो मेंस लिखेंगे, और हर साल ऐसा ही होता है। भले ही 6 लाख एग्जाम दे दे, डजंट मैटर। मैटर कर रहा है कि 14 से 15 हज़ार मेंस लिखेंगे और उसमें से 2000 लोग इंटरव्यू देंगे और उसमें से 1000 लोगों का सिलेक्शन होगा फाइनल। ये तो फिक्स्ड है, पेपर कितना भी टफ आ जाए। ये यूपीएससी का सिंपल कैलकुलेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो यहाँ पर 100 डेज़ का प्लान क्या होना चाहिए? पहला तो प्लान ये है आपका कि आपको एक प्रायोरिटी बनाना होगा अलग अलग जीएस सब्जेक्ट्स का, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और उसके साथ साथ करंट अफेयर। और आपको ये लास्ट ईयर का 10 ईयर्स का पेपर देखना होगा कि यूपीएससी ने कौन कौन से सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा है। तो जनरली क्या है कि 5 से 6 इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है जिसको टॉप लिस्ट में लेके चलना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पॉलिटी हो जाएगा, देन इसके बाद आप मान के चलिए हिस्ट्री, उसके साथ आपका ज्योग्राफी, उसके बाद आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गया जो टॉप लेवल पे चला आपका। उसके बाद 6ठे नंबर पे आपका मान के चलिए कि हिस्ट्री के ही सेक्शन से आर्ट एंड कल्चर, और उसके बाद आपका कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन और कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक का जो भी न्यूज़ेस जो भी रहता है, और इसके पैरेलल में करंट अफेयर लेके चलना होगा। तो इस अप्रोच को अगर आप लेके चलेंगे तो ये एक एंगल बनेगा 100 डेज़ के प्लान में, सबसे इम्पॉर्टेंट। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी जो टाइम है जितना चाहे उतना मॉक पेपर लगाइए, लेकिन मॉक पेपर लगाने के साथ साथ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उस पार्टिकुलर पेपर में आपने क्या गलती किया है उसका जो है एनालाइज भी कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो मॉक पेपर आपका होगा उसमें वो गलती ना दोहराया जाए। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मॉक पेपर भी क्यों लगाया जाता है वो आगे हम बताएंगे कि मॉक पेपर का एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है। अभी 100 डेज़ का जो प्लान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा इम्पॉर्टेंट, अभी आपके पास जो भी आपने सालों भर से पढ़ाई किया होगा और जो भी आपके साथ जो भी मटेरियल्स होगा, जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ, तो उन्हीं पार्टिकुलर मटेरियल्स को बार बार जो है रिपीट रिविजन्स करना है। मतलब रिवीजन ही मेन। हाँ, रिविजन्स करना है, और साथ साथ करंट अफेयर्स को थोड़ा थोड़ा अपडेट करते जाना है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका रहेगा। और जितना हो सके मॉक पेपर आपको लगाना है। अभी कोई भी नया मटेरियल चूज़ नहीं करना है, अपने मटेरियल्स पे जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उस पर रिलायबल रहना है, खुद पे बिलीव रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस आपका 2 चीज़ों से क्रिएट होगा, पहला तो मॉक टेस्ट लगा करके, दूसरा जो आपका मटेरियल है उसको ही अच्छे से पढ़ करके। किसी दूसरे तीसरे का बात बिल्कुल मत सुनिएगा, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा उसको बिल्कुल जानने का ट्राई भी मत कीजिएगा। आप अपना बेस्ट दीजिए जो भी आपका अपकमिंग प्रीलिम्स होने वाला है, और आप बेस्ट हैं। और हमेशा सुबह उठिए और यही बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और आने वाला जो 26 मई है वो आपके लिए डी डे होगा, और उस दिन जो भी है सब चीज़ हटा करके बस एक ही चीज़ देखना है कि ये मेरी लाइफ का सबसे अहम और सबसे लास्ट दिन है। और जो भी बच्चे अपना 100 डेज़ का प्लान राइट नाउ बना रहे हैं उसमें कुछ मैंने जो प्रायोरिटी आपको बताया, उसके साथ साथ जितनी चीज़ें जो निगेटिविटीज़ में आपके आसपास जो जुड़ा हुआ उसको सबको साइड कर दीजिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए। और अगला 100 दिन का जो मामला है आपका, कंप्लीट आप डिवोट कर दीजिए खुद को, कंप्लीट आप दे दीजिए खुद को, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए जब बने हैं तो उस पर आपको पूरा से पूरा फोकस दे देना होगा। और साथ साथ बार बार मैं कह रहा हूँ कि अब जो है आपको नया मटेरियल कुछ नहीं लेना है, बस कंप्लीटली जो उसमें मेहनत करना है और उसको अच्छे से पढ़ाई करके अपना जो भी एग्ज़ाम देना है 26 मई को। सर एक बात देखा जाता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं, तो आप बता रहे थे कि 100 डेज का जो है एक आपको एक सूची, मतलब एक टू डू लिस्ट बनाना होगा, क्या प्रायोरिटी है, क्या प्रायोरिटी नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको क्या लगता है सर, ये ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है ये कितना पढ़ना चाहिए, और मेंस का आंसर कब तक प्रैक्टिस करना चाहिए 100 डेज के पहले? देखिए, अगर हम मान के चले ऑप्शनल पेपर का, तो ऑप्शनल पेपर जनरली क्या है कि मेंस के पेपर में काफ़ी हेल्पफुल है, जिसमें आपका 500 मार्क्स का होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बच्चे थोड़ा सीरियस एस्पायरेंट हैं, जिनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिला है, तो वो अपना क्या होता है कि यूपीएससी की जर्नी जैसे ही शुरुआत होती है तो उस शुरुआत ही पीरियड से ही क्या होता है कि आपका ऑप्शनल की जो तैयारी है वो शुरू कर देते हैं। और एक ऑप्शनल पेपर जो भी कवर करने का एक टाइम पीरियड जो होता है, तो मैक्सिमम हम मान के चलते हैं कि 4 से 5 महीना के आई थिंक होता है। तो अगर उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ, तो मान लीजिए ऐसे बच्चे जो 2024 में प्रीलिम्स देंगे तो उनके लिए तो लगभग ऑप्शनल पेपर रेडी हो गया होगा। हाँ, जो बच्चे अपने आप को दिखावा के लिए एग्ज़ाम देंगे, मीन्स के हमको सिविल सर्विस देना है दिखावा के लिए, तो आप भी समझते हैं कि अभी जो है ऑप्शनल पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास 100 डेज़ का टाइम है, और अभी आपका जो कंप्लीट फोकस्ड होना चाहिए वो यूपीएससी के प्रीलिम्स में होना चाहिए। बिकॉज जब तक आपका प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं होगा तो फिर आप मेंस पेपर कहाँ से क्या जाइएगा और क्या करिएगा। लेकिन फिर भी इतना मान के चलिए कि लगभग 2 महीना पहले, जैसे लाइक मान लीजिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी फरवरी का पूरा महीना तक आप ऑप्शनल पेपर पढ़िए। डेली बेसिस पे 1 घंटा टाइम दीजिए या 1.5 घंटा टाइम दीजिए, और साथ साथ एक आंसर भी लिखिए आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन जैसे जैसे टाइम करीब आएगा, लगभग मान लीजिए कि 60 डेज़ के करीब आसपास आ गया, तो फिर आप कंप्लीट छोड़ दीजिए ऑप्शनल पेपर को, मेंस का आंसर राइटिंग भी छोड़ दीजिए, और आपका जो कंप्लीट उस वक्त जो डिवोशन होगा वो टोटली आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना चाहिए। अभी भी आपको प्रीलिम्स रखना है, लेकिन 1 घंटा आपको निकाल के ऑप्शनल पेपर पे दे देना है, और जैसे ही 60 डेज़ बचेगा तो आप कंप्लीट फोकस जो है अपना प्रीलिम्स पे कर दीजिएगा। लाइक मॉक पेपर लगाना, उसका एवेल्युएशन करना, रिविजन्स देना, शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बनाया होगा उसको अच्छे से रिविजन्स करना, कई सारा रिपोर्ट्स है, इंडेक्सेस है, और भी चीज़ें हैं करंट अफेयर्स में, उसको अच्छे से रिविजन्स देना। उसका कुछ अगर शॉर्ट नोट्स कुछ अगर बन गया है लास्ट टाइम के लिए तो वो एक अच्छे से रेडी कर लेना। कुछ डेटा एंड फैक्ट्स हो गया, अभी इंटरिम बजट्स आया, उसका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स हो गया, तो ये सारी चीज़ का जो कैलकुलेशन है ये कंप्लीट आपको कर लेना है। मॉक पेपर विद एनालिसिस जो भी अच्छे से कर लेना है। तो ऑप्शनल पेपर का जो मैंने फिर एक बार कह देता हूँ कि 4 से 5 महीना मैक्सिमम पीरियड होता है, और जैसे जैसे प्रीलिम्स का डेट करीब आएगा तो 2 महीना पहले सब चीज़ छोड़ करके कंप्लीट उस पर डिवोट कर जाना है। अच्छा, ये मेरा जो भी है नॉर्मल है। और आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ, मेंस का जो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस तो करना चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स जैसे करीब आ जाए तो सब चीज़ आपको छोड़ना होगा, और जैसे ही प्रीलिम्स आपका ख़त्म हो जाए 1-2 दिन रेस्ट दे करके फिर आप शुरुआत कर दीजिए मेंस के प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि मेरा इस बार होगा कि नहीं होगा। हाँ। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको लग जाना है। मतलब प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ। कि मेरा होगा कि नहीं होगा। हाँ। मैं कितनी अच्छे तरीके से लिखा हूँ। हाँ, मतलब एग्जाम होने के बाद 1-2 दिन के बाद बहुत सारी कोचिंग सेंटर एक आंसर की रिलीज कर देती है, बच्चों को भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नॉर्मल हम कितना अटेम्प्ट किए हैं, कितना मेरा होना चाहिए, इस बार कट ऑफ क्या होगा, कर लेता है। हाँ, एक बार हो जाता है वो, ऑलरेडी जनरली हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा सीरियस एस्पायरेंट है तो वो लोग अपना क्या करते हैं कि 1-2 दिन का रेस्ट लेकर फिर मेंस के लिए लग जाते हैं। आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डे 1 से स्टार्ट होता है आंसर राइटिंग। और ऐसे बच्चे जो मान लीजिए सिविल सर्विस के लिए आए हैं ओनली फॉर्म भर के एग्ज़ाम दीजिएगा, तो वैसा मत कीजिए, बेकार में आप डिमोटिवेट हो जाइएगा। हाँ, सही है सर। और एट द एंड पेपर कितना भी टफ हो, 14,000 बच्चा मेंस लिखेगा, 2,000 बच्चा इंटरव्यू लिखेगा, और 1,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। सिंपल सा फंडा है। और सर जो एक चौथा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए 2024 में यूपीएससी जो प्रीलिम्स आने वाला है मई 26 को, तो सर उसमें करंट अफेयर्स कितने मंथ पहले का पढ़ना चाहिए, ये बहुत लोग पूछे हैं हमसे, वो थोड़ा क्लियर करेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि सिविल सर्विस का पेपर जनरली सभी लोग जानते हैं कि ये OMR बेस्ड पेपर है नॉर्मल, ठीक है ना। 26 मई को अगर आपका एग्जामिनेशन है तो लगभग आप 2023 का 10 मई तक का करंट अफेयर रेडी करके जाइए, 10 मई 2024 तक का करंट अफेयर रेडी करके जाइए। डैट मीन्स क्या होगा कि 2024 में जो आपका करंट अफेयर है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 10 मई, यहाँ तक का 2024 हो गया। जैसे ही हम 2023 की तरफ मूव ऑन करेंगे तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ऐसे पिछला जाना है आपको। मेरा ये मानना है कि करंट अफेयर्स का जो कंप्लीट एक अप्रोच होना चाहिए फॉर 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट कि लगभग आपको मान के चलिए कि 13 से 14 महीना का करंट अफेयर आपको कवर करके जाना है, यानी कि 14 महीने। हाँ, 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ वहाँ के बाद से लेकर के 2024 के 10 मई तक का जो भी करंट अफेयर है उसको बढ़िया से प्लान करके आपको जाना होगा। मल्टीपल टाइम्स तक रिविजन्स देना होगा, मॉक पेपर अच्छे से लगाना होगा, उसको इवैल्यूएशंस करना होगा, और साथ साथ 1 या मैक्सिमम 2 मटेरियल्स, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना होगा। और लगभग मेरा मानना है कि 13 से 14 महीना का जो करंट अफेयर है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज लास्ट ईयर भी देखा गया कि अब जो यूपीएससी है वो साल भर का नहीं, उससे ज़्यादा भी पूछ सकता है। ठीक, ये रिमेंबर रखना। और कुछ ऐसी सब्जेक्ट है जीएस में लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट्स, साइंस एंड टेक, जो करंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है पूछती है, स्टैटिक विद डायनेमिक पोर्शन दोनों मिक्सअप करके पूछा जाता है इसमें नॉर्मल। तो सर आपने जैसे कि बताया कि करंट अफेयर जो है हम एक एस्पिरेंट्स को 12 से 14 महीने के अंदर, हाँ, 13 से 14 महीने के लगभग, हाँ, का पूरा कंप्लीट करना है। हाँ, तो यहाँ पे आपने एक बात बोला कि मॉक टेस्ट के बारे में। हाँ, तो मॉक टेस्ट जो है वो हम लोग कितने साल का पेपर ले चले, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए? देखिए, मॉक टेस्ट का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे को जो हम जहाँ भी पढ़ाते हैं या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लाइक डिफरेंट एग्जामिनेशंस को लेके या सिविल सर्विसेज को भी लेके कह सकते हैं, तो मॉक टेस्ट का एक सिंपल सा फंडा यही है कि इसको जो टेस्ट देने का प्लान होता है ना, एक सेक्शनल प्लान होता है, एक फुल लेंथ होता है, एक जब एग्जाम बहुत करीब है तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी मॉक टेस्ट लगाते हैं, और करंट अफेयर्स का तो खैर लगाना ही लगाना है। तो ये डिफरेंट लेवल पे प्लान होता है।
हम तो सबसे बेस्ट मानते हैं कि सेक्शनल टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट्स को अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2 चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ तो उस 2 चैप्टर का अगर आप सेक्शनल टेस्ट लगाइएगा तो वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा नेगेटिव कितना हो रहा है इस पार्टिकुलर चैप्टर्स में और क्या वो चीज़ें जो हम नहीं कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट का ये एक फ़ायदा हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लगाते हैं उसमें हमको ये पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट्स कितना मेरा हो पा रहा है, ठीक सर, और प्रॉब्लम जो सॉल्विंग स्किल्स है वो कितना हम डेवलप कर पा रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट, चाहे वो करंट अफेयर हो, फुल लेंथ हो या सेक्शनल टेस्ट हो या पिछले साल का पेपर का एनालिसिस हो, इन सारे का निचोड़ अगर हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट क्यों लगाया जाता है, आखिर क्यों ज़रूरी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्या है, देखिए अगर कोई मूवी आता है ना जब, तो उसके पहले उसका टीज़र आता है, उसका ट्रेलर आता है, और फिर बाद में उसका क्या होता है कि एक मूवी आता है और फिर हम लोग जाते हैं उसको देखने के लिए। 26 मई आपका मेन मूवी का रिलीज डेट है। उससे पहले एज एन एक्टर, आप तो अभी एक्टर है ना, आपको एक्टिंग करना होगा कंप्लीट उस रोल में, मतलब रियल लाइफ का एक्टर। और इस एक्टिंग में क्या है, आपको डीएम बनना होगा, आईपीएस बनना होगा, और भी बड़ी बड़ी जो पद है उसको पे जाना होगा। 26 मई को आपका मूवी रिलीज होने वाला है। तो अगर आप एक बेहतरीन एक्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने पूरे ही प्रिपरेशन में आपको बेहतरीन लेवल पे रोल अदा करना होगा, जरा सा भी चूक नहीं करना होगा, जरा सा भी जो है ना अपने आप को डिमोटिवेट फील नहीं करना होगा। ठीक सर। इंसान फील करता है, लेकिन जब भी ऐसा फील हो तो अपना जो सबसे पसंदीदा चीज़ है उसको आप याद कीजिएगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब आते हैं थोड़ा सा मॉक टेस्ट पे। इन सब चीज़ों को हम क्यों बोलें, देखिए मॉक टेस्ट का सिंपल यही प्लान होता है कि जब आप एक मूवीज़ बना रहे हैं ना, तो मूवीज़ से पहले शूटिंग होता है और शूटिंग में बहुत सारा टेक लिया जाता है, फिर वो फाइनलाइज करके फिर वो फाइनल जो है रिलीज होता है, मूवी मतलब प्रैक्टिस होता है। तो मॉक टेस्ट में भी क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो भी चैप्टर या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिखेगा तो उसको हैंडल्स करने का भी आपका एबिलिटी डेवलप होगा, ताकि ऐसा क्वेश्चन अगर हमको मान लीजिए रियल एग्जाम में मिले लाइक 26 मई को, तो वहाँ पर हमको हैंडलिंग का सॉल्यूशन मेरे पास हो पाए। पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़रूरी है प्रैक्टिसेस। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग प्रैक्टिसेस के बाद कि आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट्स का क्वालिटी डेवलप होगा, निगेटिव पे आप कंट्रोल कर पाइएगा, और कहीं ना कहीं आपका जो एंगल बनेगा वो डायनेमिक्स एंगल बन जाएगा मॉक टेस्ट फॉलो करने के बाद, और आप कॉन्फिडेंस जो है ना डेवलप कर पाइएगा। तो मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, सेक्शनल हो, फुल लेंथ हो, पिछले साल का पेपर का हो और करंट अफेयर का हो। देखिए नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाना हम बेहतर नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि आप कम लगाइए, लेकिन उस पार्टिकुलर मॉक टेस्ट का सही तरीके से इवैल्यूएशंस कीजिए कि हम कहाँ गलती कर पा रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसको गलती ना कर पाएँ। मतलब मॉक टेस्ट एक तरीके से अपने आप को तैयार करना होता है। हाँ। कि एग्जाम आ रहे हैं उससे पहले हम लोग तैयार कर लेंगे कि क्या आ रहा है, कुछ अगर अनएक्सपेक्टेड आ गया हाँ। तो उस परिस्थिति में हम लोग कैसे अपने आप से डील करें, कैसे अपने आप को वहाँ पे काम करवाएं। यस ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने बात किया यूपीएससी 2024 के बारे में, प्रीलिम्स के बारे में, क्या क्या आपको जानना है, क्या क्या नहीं पता था। आप अगर जान चुके हो तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर किसी भी तरह के क्वेश्चंस या क्वेरी हो यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हमारा सर है, आपको सही तरीके से मदद करेगा, सही तरीके से हेल्प करेगा। और ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए एविशन आईएएस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।